अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महा आमिर और आपको खुशामदीद करती हूँ हमारे आई हेल्थ के प्रोग्राम सेहत सबके लिए में। 14 नवंबर आलमी सतह पे डायबिटीज़ डे के नाम से जाना जाता है और इसका मकसद ही ये होता है कि हम लोगों तक डायबिटीज़ के हवाले से आगाही फैला सकें। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से आता है जिनमें डायबिटीज़ के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। और अगर 2019 की स्पेसिफिकली बात की जाए तो 2019 में 19 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला थे, जिसमें से 8.5 लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि उनको डायबिटीज़ है और वो एक्सपेक्टेड केसेस थे। ये एक्सपेक्टेड केस होना ज़्यादा ख़तरनाक बात होती है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आपको एक मर्ज़ है तो उसकी प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल शकूर से, जो कि कंसल्टेंट एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर, सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करेंगे कि अगर आप हमारे ऑडियंस को बता सकें कि डायबिटीज़ है क्या, किस तरह की बीमारी है। ठीक है। डायबिटीज़ जो है एक बहुत ही कॉमन जो है वो डिजीज़ है, इसको सिंड्रोम भी कहते हैं। और बेसिकली इसके अंदर जो है ब्लड के अंदर शुगर का बढ़ जाना है और इसकी वजह से फिर बहुत सारी अलामतें होती हैं और इसके मुख्तलिफ असबाब भी हैं। जैसा कि कॉमनली ये होता है कि जो डायबिटीज़ है वो बेसिकली दो वजूहात की वजह से होती है। एक तो ये है कि या तो इंसुलिन का कम हो जाना जिस्म के अंदर, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, और नंबर 2 ये कि दूसरी डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जो कि बहुत कॉमन है। अराउंड 90% ऑफ द पेशेंट्स आर टाइप 2 डायबिटीज़। और उसके अंदर इंसुलिन इनिशियली अवेलेबल होती है लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो इट इज़ एन इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट, यानी इंसुलिन है लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आ पा रही। तो बेसिकली ये दो कॉमन टाइप्स की डायबिटीज़ हैं। और तीसरी जो डायबिटीज़ है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जो कि हमल के दौरान होती है। अच्छा, ये तो डायबिटीज़ के तीनों टाइप्स हो गए, बट प्री डायबिटीज़ भी एक कंडीशन होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ये सवाल किया है। और प्री डायबिटीज़ स्टेज वो है जो कि डायबिटीज़ अभी किसी को नहीं हुई है, लेकिन इस चीज़ के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि अगर उस वक्त प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिए गए तो ये डायबिटीज़ फुल ब्लोन डायबिटीज़ हो जाएगी। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें जिसके अंदर वेट लॉस है, अपना वज़न कम करना अगर वज़न ज़्यादा है, और खाने पीने में बड़ी एतदाल पसंदी, और एक्सरसाइज यानी कि अपने आप को एक्टिव रखना, अगर ये कर लें और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें तो इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि डायबिटीज़ ना हो। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ का प्रेवलेंस रेट 17% है ऑलमोस्ट, जो काफ़ी ज़्यादा है अगर देखा जाए तो कोई रिस्क फैक्टर्स होते होंगे आई एम श्योर डायबिटीज़ एक पेशेंट को होने के लिए, तो अगर आप उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी, रिस्क फैक्टर्स जो है उसके अंदर एक तो ये है कि हाई BMI, यानी कि एक वज़न जो होना चाहिए किसी का हाइट के हिसाब से, जिसको हम BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, अगर उससे ज़्यादा है, और वो एक तो ये वजह है कि दे आर रिस्क फॉर डेवलपिंग डायबिटीज़। और दूसरे लोग जो जिनके फैमिलीज़ के अंदर डायबिटीज़ है, तो इट्स कॉमन थिंग कि उनकी फैमिली के अंदर अगर है तो दे कैन थिंक अबाउट दैट कि उनको भी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को पहले लेडीज़ को अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई हो तो दे आर ऑल्सो एट द चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़। वो लोग जो कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो, मतलब इनएक्टिव हों और ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह और ये चीज़ें ना करते हों, तो दे आर ऑल्सो हैव अ लाइकलीहुड कि शायद ये भी डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ का आई थिंक एक लोगों को लगता है कि मर्दों और औरतों में डायबिटीज़ के रेट्स डिफरेंट होते हैं, कि मर्दों को शायद ज़्यादा चांसेस होते हैं होने में, तो क्या सच बात है कि मर्दों में ज़्यादा चांसेस होते हैं? देखिए, दोनों मर्दों और औरतों में दोनों में डायबिटीज़ के चांसेस ऑलमोस्ट हैं सीमित। उसके अंदर मेन चीज़ ये होती है कि हाउ कैन यू कीप योरसेल्फ एज एन एक्टिव पर्सन। तो मेरे ख्याल से वेट गेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने ये देखा हुआ है कि कुछ स्टडीज़ के अंदर ये भी आया हुआ है
कि जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ओबेसिटी रेशियो भी ज़्यादा है। तो आई थिंक देयर आर सो मैनी रिस्क। एक और चीज़ होती है कि जैसे स्मोकिंग वगैरह है, तो आई थिंक इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना कॉमन मर्दों के अंदर काफ़ी कॉमन होता है। और सो कोई एज फैक्टर भी होता है कि क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ बच्चों को नहीं हो सकता, वो ओवर टाइम आप डेवलप करते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें देखिए, जैसे शुरू में मैंने कहा कि टाइप 1 और टाइप 2 होती है। उमूमन ये समझा जाता है कि जो टाइप 1 है वो मतलब टाइप 1 तो बच्चों में एडोलेसेंट में होती है, और टाइप 2 को ये समझा जाता था कि जैसे ये सिर्फ जो है ऑफ द एज ऑफ 40 होती है। लेकिन अब ये देखा गया है कि अनफॉर्चुनेटली कि बहुत सारे यंग बच्चे जो हैं और एडोलेसेंट टाइप में और यंग एज के अंदर भी दे हैव टाइप 2 डायबिटीज़ और होती है इनमें। और उसकी एक वजह जो है वो अगेन उनका वेट गेन हो जाना और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो आई थिंक इट्स देयर इज नाउ फॉर टाइप 2 कांट से एनी स्पेसिफिक एज, क्योंकि यंग्स के अंदर भी देखी जा रही है। And I think this is a very alarming situation क्योंकि बच्चों में डायबिटीज़ होना in itself कि बचपन से ही आप कुछ प्रिकॉशंस अगर नहीं लें तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि नॉर्मल जो रेंज होती है फिर आपकी जो शुगर लेवल की रेंज होनी चाहिए वो भी आप थोड़ा हमारी ऑडियंस को बता दें, तो ताकि अगर वो घर पे टेस्ट करें सो दे नो कि इफ दे आर वैलिड फॉर डायबिटीज़ और नॉट। अच्छा, तो इसके आपकी जवाब से पहले मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि एक सिम्टम बड़े इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स हैं कि वो फील करें कि इनको डायबिटीज़ अपनी चेक करें। तो उसके अंदर अगर किसी को बार बार पेशाब आए, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो जो है बहुत ज़्यादा उनको एक्सेसिव थर्स्ट हो, ज़्यादा प्यास लगने लगे, वज़न बढ़े, वज़न कम हो, और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, वो हील नहीं हो रहा होता। तो ये देखने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं हील होता, तो इसके लिए भी शुगर की तरफ सोचना चाहिए। और इसके अलावा जो और है, अगर कुछ लोगों के अंदर ये भी प्रेजेंटेशन होती है कि उनके नमनेस होती है, जैसे हाथ पैर सुन हो रहे हैं और वो कहते हैं पता ही नहीं क्या वजूहात हैं, तो इन ऐसे लोगों के अंदर भी डायबिटिक चेक करना ज़रूरी है। तो ये बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना और वज़न का ज़्यादा कम या ज़्यादा होना, ये तीनों ये बहुत कॉमन अलामतें हैं, इसको करना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और जहन में ये रखनी चाहिए कि डायबिटीज़ बाद दफ़ा साइलेंटली भी होती है, मतलब कोई अलामत ना हो फिर भी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ उनके अंदर हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तो एज 45 के ऊपर हो गई है तो ये बेहतर है कि एक दफ़ा चेक करके देख लेना चाहिए कि ब्लड शुगर्स क्या है। ब्लड शुगर्स की वैल्यूज़ के अंदर जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर ब्लड शुगर किसी की फास्टिंग यानी 8 घंटे तक अगर कोई ना खाए और सुबह में चेक करे फास्टिंग, तो अगर तो वो 126 या उससे ज़्यादा आ रही है, अगर उनको सिम्टम्स भी हों जो मैंने शुरू में बताए, तो उसका मतलब है कि उनको डायबिटीज़ हो चुकी है। या दूसरी चीज़, अगर 2 घंटे के बाद, कोई खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर चेक की जाए और अगर वो 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि ये भी डायबिटीज़ के अंदर शुमार होगी और उनको डायबिटीज़ हो चुकी है। और तीसरा जो न्यू क्राइटेरिया भी ऐड हुआ है वो है HbA1c का। उसके अंदर अगर किसी की HbA1c एक ब्लड टेस्ट होता है, इससे पता चल जाता है कि कितनी मिकदार है। अगर किसी की 6.5% से ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि ये भी डायबिटीज़ में शुमार होगा। एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं होते डायबिटीज़ के, इस सूरत हाल में अगर एक दफ़ा उनके ब्लड शुगर ज़्यादा आए तो उनको चाहिए कि वो दोबारा से टेस्ट करें। मतलब 2 ब्लड शुगर्स का होना चाहिए अगर जिनके अंदर उसकी अलामत नहीं हैं। अगर अलामत हैं तो एक जो मैंने वैल्यूज़ बताई उनमें से कोई भी अगर एक आए तो उसका मतलब है कि डायबिटीज़ हो गई है। अच्छा, ये तो डायबिटीज़ की अपर बाउंड की आपने वैल्यूज़ बताई, कितना कम ब्लड शुगर लेवल जो है वो अलार्मिंग होता है? देखिए, ब्लड शुगर्स अगर तो कोई शख्स डायबिटिक हो गया है और वो ट्रीटमेंट भी ले रहा है, ठीक है ना, तो 70 मिलीग्राम जो है एक हमने लेवल जो है वो एक्सेप्टेबल है कि इससे ऊपर होनी चाहिए ब्लड शुगर्स। अगर किसी की 70 के नीचे है तो उसका मतलब ये है कि वो जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया है, यानी ब्लड शुगर्स उनका कम है। इसीलिए नॉर्मल रिकमेंडेड रेंज 80 to 130 है प्री मील्स, मतलब खाने से पहले अगर ब्लड शुगर किसी की 80 और 130 के दरमियान है तो उसका मतलब ये है कि रीजनेबल गुड कंट्रोल उनका है।
तो ये रेंजेस हैं, लेकिन 70 से नीचे का मतलब ये हुआ कि इट इज़ गोइंग टू अ हाइपोग्लाइसीमिया, और ये इसकी भी अपनी साइंस हैं जो लोग दवाओं पे हमको पता होनी चाहिए। उन साइंस के अंदर और सिम्टम्स के अंदर उनके अंदर अलामत ये हो सकती हैं कि उनको शदीद भूख का लगना, चक्कर आना, बहुत दफ़ा ठंडे पसीनों का आना, और इसके अलावा पैल्पिटेशन, यानी ऐसा महसूस होना कि बहुत तेज़ी से दिल धड़क रहा है, और बहुत टायर्डनेस, जैसे बहुत ज़्यादा थकन हो रही है, और सर में दर्द हो सकता है। तो ये सारी अगर अलामात हैं और कोई भी शख्स दवाओं पे है तो उनको चाहिए कि वो फ़ौरन अपनी ब्लड शुगर चेक करे, अगर तो उनके पास ग्लूकोमीटर है, और अगर नहीं भी है तो इसके अलावा चाहिए कि उसके इलाज के लिए वो उसका ट्रीटमेंट ले। ट्रीटमेंट के अंदर अगर घर में जूस मौजूद है, ऑरेंज जूस फॉर एग्जांपल, तो आधा गिलास यानी 100 मिल्स तक वो ले सकता है। और अगर इसके अलावा ये भी अवेलेबल नहीं है तो 3 चम्मच जो होते हैं वो चीनी के पानी में डाल के उसको ले सकते हैं, या टॉफ़ीज़ वगैरह ले लें, और फिर 15 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे ब्लड शुगर्स कितने। अच्छा, अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में, ताकि अगर घर पे बैठा हुआ कोई टेस्ट कर रहा है अपनी डायबिटीज़ का मॉनिटर करे तो उसको पता हो कि कौन से सिम्टम्स के बाद ही हैज़ टू डेफिनेटली गो टू द डॉक्टर। तो अगर आप कोई कॉमन सिम्टम्स बता दें। जी, उसमें ये कि अगर पेशाब का बार बार आना, और स्पेशली अगर कोई शख्स रात में भी उठ रहा है पेशाब करने के लिए। नंबर 2, अगर तो उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, एक्सेसिव थर्स्ट है उसको, तो ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी, उसको भूख का ज़्यादा लगना, एक्सेसिव हंगर जिसको बोलते हैं। तो ये अगर अलामतें हैं, और दूसरी जैसे जो मैं बताई थी कि वेट के हवाले से कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है एकदम तेज़ी से, या फिर नमनेस वगैरह है हाथों के अंदर, तो ये सब, या पैरों में, तो इसका मतलब है कि इट्स बेटर टू गेट चेक, कि वो चेक करवा लें शुगर। अच्छा, कब एक पेशेंट को डॉक्टर को विजिट करना लाजमी हो जाता है? कब यूजुअली, क्योंकि होता है ना, अगर आप डायबिटीज़ घर पे अपनी मॉनिटर कर रहे होते हैं तो लोग घर पे अपना खुद से डाइट जो है वो बना लेते हैं, खुद से अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो व्हेन डू यू सजेस्ट कि इंसान को डॉक्टर के पास आना लाजमी हो जाता है? अच्छा, इसमें काफ़ी आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। इसमें एक तो ये कि जब मैंने जो अलामतें मैंने बताई, अगर कोई शख्स ट्रीटमेंट पर है और फिर भी उसको ये अलामतें हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी ब्लड शुगर्स जो है वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, तो इनको सिम्टम्स की सूरत में भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। सेकंड, अगर किसी की ब्लड शुगर्स नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, ठीक है, और तो जो एक्सपेक्टेड रेंज होती है प्री मील्स 80 से 130 होनी चाहिए, या खाने के 2 घंटे के बाद अगर 180 के नीचे है, 200 तक भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा कोई रेंज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए कि मज़ीद एडवाइस के लिए। अच्छा, शुगर टेस्टिंग जो है वो हॉस्पिटल में किस तरह होती है? हाउ इज द टेस्ट कंडक्टेड? बेसिकली बहुत सिंपल टेस्ट है, बहुत ही आसान है। उसके अंदर जो है वो ब्लड टेस्ट ले लेते हैं, और वो फिर उसके अंदर हम जो भी लेवल्स, जो भी ब्लड देखते हैं शुगर्स वगैरह के, वो बताते हैं। इसके अलावा HbA1c जो है वो जो है वो ब्लड टेस्ट के ज़रिए होता है, क्योंकि 2 तरह के टेस्ट हैं, ज़रा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूं। एक तो ये होता है कि प्रिक टेस्ट, फिंगर प्रिक टेस्ट, ठीक है ना। उसके अंदर ये होता है जो हम घर में करते हैं, जो मशीन होती है उसको ग्लूकोमीटर बोलते हैं, और आपने फिंगर प्रिक किया और उसको टेस्ट किया, ठीक है। और दूसरा जो टेस्ट होता है वो प्रॉपर ब्लड से किया जाता है, तो वो जो HbA1c है वो प्रिक से फिलहाल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला टेस्ट कराना ज़रूरी है। अच्छा, आपने पहले बात की थी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, तो इसके सिम्टम्स ओवरलैपिंग हैं या टाइप 1 और टाइप 2 के सिम्टम्स डिफरेंट हैं? हाँ, उसमें नॉर्मली ये होता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, एक तो ऑब्वियसली यंग और वो होते हैं, और उनके अंदर अक्सर देखा गया है कि वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनका वज़न गिर रहा होता है, और सिम्टम्स बिल्कुल इसी तरह होते हैं सारे, कि शुगर मतलब है कि बहुत ज़्यादा इनको यूरिन आ रहा हो, पेशाब बार आ रहा हो, और इसके अलावा प्यास बहुत ज़्यादा लग रही हो, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि उनको डिजीनेस, उनको चक्कर आते हैं, बाद में गिर भी जाते हैं, इतनी शुगर होती है, एंड दे हैव टू ब्रिंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और फिर हमें पता चलता है कि ये तो कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, और उसके बाद फिर वो डायग्नोस होते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि सारी अलामत हों, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा आ रही हो और यंग हो, तो इसका मतलब है कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है।
अच्छा, अभी तक हमने डिजीज़ के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो है ऑडियंस तक पहुंचा दी है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लान की, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी ऑडियंस को ये स्पेशली पता हो कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है ना उन्हें डायबिटीज़ है, उनको वो काफ़ी डर जाता है, उनको लगता है बस दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, राइट। तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कॉमन ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का क्या आप प्रेफर करते हैं? डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में सबसे पहले ये है कि कभी भी किसी को डायबिटीज़ डायग्नोस हो तो उनको पैनिक नहीं होना चाहिए, परेशान ना हो और टेंशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि स्ट्रेस की अपनी वजह से भी जो है वो ब्लड शुगर बढ़ सकती है और ब्लड प्रेशर भी और शुगर दोनों बढ़ सकते हैं। तो इसलिए चाहिए कि वो जो भी अपने तबीब हैं या डॉक्टर्स हैं उनके साथ रब्ता करें और उनसे मालूमात करें कि अभी उनको मज़ीद क्या करना है। तो मेनली जो हम लोग एडवाइस देते हैं उसके अंदर जो सबसे पहली एडवाइस होती है वो है लाइफ स्टाइल चेंजेस, यानी अपनी ज़िंदगी के मामूलात ज़िंदगी जो हैं इसको तब्दील करना। और ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम एक अपना माइंडसेट फिर एक चेंज करें कि जो हमारी एक्टिविटीज़ पहले थी उसको हम कैसे पॉजिटिवली बदल दें कि वो हमारी एक अच्छी आगे लाइफ के लिए हो, जिसके अंदर हेल्दी ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हम लोग ये कहते हैं जनाब ये डायबिटिक डाइट है, ये डायबिटिक प्लान है। एक्चुअली जो डायबिटिक डाइट है वो इटसेल्फ एज अ हेल्दी डाइट। तो आइडियली ये वो चीज़ें जिसे ऑलरेडी फॉलो करना चाहिए, जिसके अंदर मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और आप प्रोटीन्स बिल्कुल ले सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं। हाँ, यकीनन जो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर मिठाइयाँ हैं या बहुत शुगर हो उसको अपना लें, जिसमें शक्कर हो गया या शहद का लोगों को कॉन्सेप्ट है, ये भी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। गुड़ लोग कुछ कहते हैं ले लें, तो दे ऑल कैन गिव यू अ वेरी हाई ब्लड शुगर्स, तो इनको अवॉइड करें। और स्पेशली मिठाई की जो चीज़ें हैं, सारे आइटम जो मिठाई की दुकान पे मिलता है कोशिश करेंगे उसको जितना अवॉइड करें। और बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स हो गए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मीठे, हाँ जो वो बिस्किट्स जो कि ब्राउन होते हैं यानी कि वो आप ले सकते हैं। और इसी तरह हमारे यहाँ जो कॉमन खाने की जो चीज़ें ज़ाहिर बात है हमारी डाइट के अंदर एक रोटी और चावल हम लोग ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट है हमारी, इज़ अ पार्ट ऑफ अवर मील। तो उसके अंदर ये ध्यान रखें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है बेसिकली जो हम लेते हैं जो रोटी चावल में, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। और इसीलिए एक ख़ास मकदार में बिल्कुल लिया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं और ये बंद हो गया, नहीं, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने बताया कि मोर फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। फ्रूट्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कॉशियसली यानी केयरफुली लिया जा सकता है, और जिसके अंदर एक एवरेज साइज़ जो है एप्पल हो गया यानी कि सेब हो गया, आड़ू हो गया, इस तरह लिया जा सकता है। और खरबूजे का पीस हो गया, ये आप चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन अंगूर हो गया या आम हो गए, इनको कोशिश करें कि अवॉइड करें। अच्छा, कुछ एक्सट्रीम केसेस में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि इंसुलिन की इंटेक जो है, जो इंजेक्शंस रखते हैं वो पेशेंट्स को लगाना शुरू कर देने चाहिए। तो वो कब पॉइंट आता है जब आपको इंसुलिन की इंटेक लेनी पड़ती है? अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि दो बातें, एक तो ये कि ये पहले डायग्नोसिस होती है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है या गेस्टेशनल है, जो हमल के दौरान है। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो दे स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू इंसुलिन। उनको इंसुलिन, क्योंकि इनके अंदर कमी है, इंसुलिन मौजूद नहीं है, इसीलिए उनको इंसुलिन की ज़रूरत है एंड दे नीड इंसुलिन, ठीक है ना। और लेकिन जो टाइप 2 के पेशेंट्स हैं इनको दवाओं से शुरू में ठीक किया जाता है और काफ़ी अरसे तक मतलब वो दवाओं से मैनेज हो सकते हैं प्रॉपरली, और काफ़ी सालों के बाद जो है उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक और स्टेप इससे पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा, वो एक्सरसाइज भी थी डाइट के अलावा। तो आई थिंक एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट अगर उनका वेट बढ़ा हुआ है तो दे नीड टू लूज़ अराउंड 5 से 7% जो है ना अपना वज़न को कम करें। और जब इंसुलिन की बात की, जैसे मैंने बताया कि टाइप 1 में इंसुलिन ज़रूरत पड़ेगी, और टाइप 2 डायबिटीज़ में भी वो पेशेंट्स जो कि तमाम दवाएं एक स्टेज पे ले चुके होते हैं और जिनकी HbA1c जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मोर देन 10,
ठीक है ना, और टैबलेट्स पे भी हैं, इसके बावजूद भी इनकी ब्लड शुगर जो हैं वो कम नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली स्टेज कम्स उनको देनी पड़ती है। कुछ सिचुएशन जिसके अंदर किसी को ज़ख़म हो गया, वो ज़ख़म ठीक नहीं हो पा रहा, तो इसलिए भी ज़रूरी है कि उनको जो वो इंसुलिन दें। और प्रेगनेंसी के अंदर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जिन लोगों को ज़रूरत है वो इंसुलिन दे सकते हैं, और मेटफॉर्मिन एक दवा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए और ऑल्सो प्रेगनेंसी में। तो नॉर्मली हम शुरुआत तो यही करते हैं मेटफॉर्मिन से, ये फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है और बहुत अच्छी दवा है, और ये हम दे सकते हैं। और अगर ब्लड शुगर्स कंट्रोल नहीं होता प्रेग्नेंट पेशेंट्स में, तो फिर हम उनमें मेटफॉर्मिन के बाद इंसुलिन देते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स बोलते हैं कि डायबिटीज़ जो है वो और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के साथ भी इंटरलिंक्ड है। फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम था जब तभी ये चीज़ आई थी काफ़ी दफ़ा कि कोविड का केस वर्स हो रहा था अगर आपको डायबिटीज़ है। सो आप डायबिटीज़ का लिंक विद अदर हेल्थ इश्यूज भी प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जी जी बिल्कुल। कोविड के हवाले से ये है कि अभी तक कोई ऐसा डेटा सामने नहीं आया है जिसमें ये बात बताई गई हो कि भाई डायबिटिक पेशेंट्स को ज़्यादा कोविड होता है। हाँ, ये है कि जिन लोगों को जो डायबिटिक पेशेंट जिनको कोविड हो जाए उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी दो मेन वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि इम्यूनिटी जो लेवल है डायबिटिक में वो कम होता है, और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत तेज़ी से हो सकती है, वायरस तेज़ी से फैल सकता है। और सेकंड ये कि चूँकि वो डायबिटिक हैं तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज कैन आल्सो गिव अ मीडियम कि वो जो वायरस है कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो तेज़ी से मल्टीप्लाई हो सके। और इसकी वजह से ये स्टैटिस्टिक्स भी सामने आई हैं कि जो लोग जिनको कोविड हुआ जो डायबिटिक थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, और ये कि वो काफ़ी केसेस जो हैं वो ठीक नहीं थे उनके। अच्छा, डायबिटीज़ का कोई एंड है प्रॉपर, या फिर जस्ट प्रिकॉशन थ्रू आउट योर लाइफ? अगर आप एक दफ़ा डायबिटिक हो जाए तो कैन यू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दैट डिजीज़, या फिर पूरी ज़िंदगी आपको सिर्फ प्रिकॉशंस और यही करना होगा? देखिए, डायबिटीज़ जो है इस कंडीशन को अगर किसी के साथ ये डायबिटीज़ है तो जैसे मैंने शुरू में बात कही थी कि आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस आजकल बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। यू हैव अवेलेबिलिटी ऑफ डाइटिशियन जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करती हैं। वी हैव पीपल हु एडवाइज फॉर प्रॉपर एक्सरसाइजेज फॉर डायबिटीज़। इसके अलावा जो है वो जो बहुत सारे साइको एनालिस्ट हैं जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक डिप्रेशन बहुत हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिजीज़ है तो लोग काफ़ी डिप्रेस रहते हैं कि ये भी ले रहे हैं, दवाएं भी ले रहे हैं, इंसुलिन भी ले रहे हैं, तो एक मोटिवेशन जो है अंदर से मज़ीद कंट्रोल करने का लॉन्ग टर्म बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ये साइको एनालिसिस जो होती हैं, साइकेट्रिस्ट वगैरह जो करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, वो हेल्प करते हैं टू बिल्ड अप देयर मोटिवेशन टू कंटिन्यू ऑन दैट ट्रीटमेंट। तो ये है कि अगर तो उनकी ब्लड शुगर अच्छी कंट्रोल है with diet, good healthy diet, with exercise and keeping themselves active and also and medications, तो इस चीज़ के बहुत अच्छे इम्कानात हैं कि they can have a very good years, यानी उनकी ज़िंदगी काफ़ी सालों तक बहुत अच्छी गुजर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस आते हैं लोगों की तरफ से। लोग काफ़ी सवाल हमें पूछते हैं जो फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन इतनी फैली हुई है इस टॉपिक के बारे में कि उनको डिसाइड नहीं वो कर पाते कि सही चीज़ है नहीं। तो अगर आप वो चीज़ें क्लियर कर दें। सबसे बड़ी मिथ ये है कि हमें अगर डायबिटीज़ हो गया तो हमें ज़िंदगी भर तक एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान ही फॉलो करना होगा एंड दैट इज़ द एंड टू इट। इज़ दैट ट्रू? देखिए, बात ये है कि जो डायबिटिक के हवाले से मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हम लोग जो कम्युनिटी में जो लोग हैं जिनको मतलब जो पॉपुलेशन जिनको डायबिटीज़ हो गई है, दे शुड, उनको चाहिए कि वो जो डायबिटिक हेल्थ एडवाइज़र्स हैं, चाहे वो कम्युनिटी नर्सेज हों या डॉक्टर्स हों, उनके साथ ज़रूर मिलें ताकि उनके जो अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मिथ्स हैं, वो दूर हों बहुत सारी चीज़ों की। जैसे आपने ये बात बताई, ठीक है ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है।
देखिए, हर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए चीज़ों के साथ साथ उसकी एक अच्छी ज़िंदगी भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल्स, हम खाली नंबर्स को नहीं देखते हैं जनाब ये शुगर के नंबर्स हैं, हमें ये भी देखना है कि साथ साथ जो हम इसकी शुगर बेहतर बना रहे हैं तो हाउ समवन इज़ फीलिंग एंड गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी शुगर इतनी है, आप कैसा, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली ही विल टेल अस कि भाई मैं समझ रहा था कि कुछ भी नहीं खा सकते, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी एडवाइस हमने जब से एक्सरसाइज की है तो उसके बाद से जो है हमारी शुगर भी बेहतर हो रही है और हम जो है अपनी पसंद की कभी कोई चीज़ खा भी लेते हैं इन अ पर्टिकुलर रेशो। तो आई थिंक कि ऐसा कोई मसला नहीं है। और लेकिन एक एडवाइस बहुत ज़रूरी है। लोगों के जहन में होता है अब डायबिटीज़ हो गई, अब हो सकता है हमारे पैर ख़राब हो जाएंगे या पैर कटेंगे या हम मतलब हमारी बीनाई चली जाएगी। देखिए, डायबिटीज़ की डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं, जिसके अंदर हार्ट के ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इसके अलावा आँखों के ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स हैं, इसके अलावा जो नसें हैं हमारी नर्वस सिस्टम उसके ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स हैं और किडनीज़ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट है। ठीक है, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर शख्स को खुदा न खास्ता ये कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनको बहुत अरसे से शुगर है, दे आर वेरी वेल कंट्रोल्ड, अच्छी ब्लड शुगर रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, उनकी किडनीज़ भी अच्छी हैं, उनकी माशाल्लाह आंखें भी अच्छी हैं और दे हैविंग अ वेरी गुड लाइफ एक्चुअली। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है, इसलिए इस चीज़ को भी जहन से करना चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फॉलो विद द फिजिशियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटोलॉजिस्ट। 3 चीज़ें हमेशा याद रखें। एक ये, आपकी अगर चाहे शुगर भले ही बिल्कुल अच्छी कंट्रोल हो, फिर भी ईयरली हर साल 3 चीज़ें आप करवाएं। नंबर 1, अपनी आँख चेक करवाएं फॉर रेटिना, क्योंकि बाद दफ़ा जो है ये साइलेंटली इसको इफ़ेक्ट करती है और हमें नहीं पता होता कि इफ़ेक्ट कर रही है कि नहीं। लेकिन हर साल जब हम ये चेक करते हैं तो हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं कि कोई रेटिनोपैथी तो नहीं है। अगर इनकेस है तो उसको फ़ौरन ट्रीट किया जाए लेज़र या जो ट्रीटमेंट से, तो उनकी जो बीनाई जाने से बच सकती है। नंबर 2, किडनी के हवाले से नेफ्रोपैथी है, उसके लिए प्रोटीन चेक होता है हर साल ना, तो हम एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो वगैरह होता है वो हम हर साल करते हैं, या माइक्रो एल्बुमिनोयूरिया जो होता है वो प्रोटीन बेसिकली चेक किया जाता है यूरिन के अंदर, वो हर साल बहुत सिंपल टेस्ट है, यूरिन में हो जाता है। और तीसरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पैर को चेक करना, अपने पैरों को ज़रूर चेक करवाएं और ये 3 चीज़ें हर साल करनी है। बल्कि पैरों के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने घर में डेली रोज़ाना ये करें, रात में कि नीम गर्म पानी में पैर को रखें, ठीक है, इसके बाद इसको ड्राई कर लें और इसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि वेज़लिन हो गई, लिब्रिकेंट लगाएं, इसको मॉइस्ट रखें। स्पेशली चूँकि अब सर्दी का मौका है तो देयर विल बी अ ड्राइनेस ऑफ द स्किन। ड्राइनेस की वजह से इस चीज़ का खदशा है कि देयर विल बी द क्रैक्स उसके अंदर पैरों में, और अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है मतलब दरार या स्किन ख़राब हो जाती है तो उसके बाद इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ सकता है। और प्रॉपर फुटवेयर लें। बहुत सारे लोगों को शूज़ का मसला इस हद तक आ जाता है कि खुदा न खास्ता उनके पैर काटने की ज़हमत आ जाती है, इसको एम्पुटेशन बोलते हैं। इसकी वजह ये है कि उनको अंदाज़ा नहीं कि अच्छे फुटवेयर यानी कि प्रॉपर जूते इनके लिए कितने ज़रूरी हैं। और हर साल चेक कराने के बाद ये पता चलता है कि उनकी सेंसेशंस जो हैं, जो उनकी हिस्स है पैरों की, वो किस हद तक बाकी है। तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें अगर की जाएं तो समवन कैन हैव, जो भी डायबिटीज़ में, कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ अहेड और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आई थिंक आपने मोस्ट ऑफ द मिथ्स जो आए थे वो सभी आंसर कर दिए। बस एक चीज़ आई वुड लाइक टू आस्क, लोगों को लगता है कि आपको डायबिटीज़ तभी होगा अगर आप ओवरवेट हैं, तो अगर फॉर इंस्टेंस आप अंडरवेट हैं तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम है। तो क्या ये सच है कि ओवरवेट? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये ठीक, ये कॉमन है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो अक्सर उसके अंदर ओबीज जो होते हैं, मतलब ओवरवेट जो लोग होते हैं, उनका BMI ज़्यादा होता है तो उनको होती है। लेकिन अभी तक ये भी देखा गया है कि अराउंड 20% ऑफ द पेशेंट्स, यानी कि 20% तक वो लोग जिनके वज़न बिल्कुल नॉर्मल हैं और बिल्कुल, बल्कि तो उनको भी डायबिटीज़ है। तो इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनका वज़न ज़्यादा है उन्हीं को होगी, बल्कि जो लोग नॉर्मल वेट के हैं उनको भी हो सकती है।
ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हमारे लिए, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए। एंड में अगर आप इंडस हॉस्पिटल की कंट्रीब्यूशंस रिगार्डिंग डायबिटीज़ बता सकें, क्योंकि इंडस हॉस्पिटल पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से बिल्कुल फ्री और मुफ्त इलाज अपने पेशेंट्स का कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी एक ज़रूरत है आज के टाइम पे स्पेशली। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि डायबिटीज़ के हवाले से इंडस हॉस्पिटल ने क्या क्या चीज़ें अभी तक मतलब मैं कहूँगा कि इंडस हॉस्पिटल जो है वो इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जो है वो शुगर की डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है। उसमें हर लेवल पे केयर अवेलेबल है, मतलब अच्छी चीज़ है कि प्राइमरी केयर लेवल जो है बहुत अच्छा है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो कि बहुत बड़ी जगहों पे भी नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब शुरू हमने कर दिया है। वो इंटीग्रेटेड केयर के अंदर ये है कि तमाम पेशेंट जो भी डायबिटीज़ के आएंगे एक प्रॉपर प्लान के ज़रिए उनकी तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, उनको इनरोल करेंगे, इसके बाद उनका जो है रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली होगी, और फिर उनको जो डायबिटिक जो फैमिली फिजिशियन है वो देखेंगे, और इसके बाद उनकी रिस्क असेसमेंट होगी, फिर जो एजुकेटर हैं वो देखेंगे, आंखें भी चेक होंगी, पैर भी चेक होंगे, और ज़रूरत पड़ने पे इनको जो स्पेशलिस्ट हैं डायबिटीज़ उनके साथ भी भेजा जाएगा, उनके पास से रेफ़र किया जाएगा। तो मतलब फुल रेंज ऑफ फैसिलिटीज़ हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब तबीयत हो जाती है डायबिटीज़ की वजह से, उनके लिए हॉस्पिटल में दाखिले का इंतज़ाम है, हर लेवल पे दाखिले का इंतज़ाम है। इवन कि अगर बहुत ज़्यादा तबीयत हो, ICU की ज़रूरत है, वो भी अवेलेबल है। सो आई थिंक इज़ प्रोवाइडिंग बहुत अच्छी केयर, एक्सीलेंट केयर, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑन अ वेरी गुड क्वालिटी, वेरी गुड स्टैंडर्ड। तो आई थिंक दैट्स रियली अ बिग कंट्रीब्यूशन वी आर डूइंग। और ऑल्सो आउटरीच प्रोग्राम भी हमारा है, जिसके अंदर हमारी ये ख्वाहिश है इंडस हॉस्पिटल में कि हम चाहते हैं कि जो इसके अलावा भी बाहर की तरफ भी जो छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये अवेलेबिलिटी सर्विस अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली, वहाँ पे भी हम जाएं, वहाँ पे भी डॉक्टर्स को भी, हेल्थ केयर वर्कर्स को भी एजुकेट करें, और लोगों को एजुकेट करें जो वहाँ पे हैं कि भाई क्या डायबिटीज़ है, ताकि अपना रोल अदा कर सकें इसकी प्रेवलेंस को कम करने के लिए और एक अच्छे माशरे को तश्कील के लिए। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। हमने काफ़ी ज़्यादा मिथ्स कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी अगर आप लोग को कुछ सवाल आते हो तो प्लीज़ हमें या तो इनबॉक्स करें या कमेंट्स में रखें, और इंशाल्लाह हम उन सबको आंसर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।